नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के नेता ने बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं हुई। ऐन वक्त पर आम आदमी पार्टी भी शामिल नहीं हुई। तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल चाहते क्या हैं? क्या वो अपनी अलग खिचड़ी पकाना चाहते हैं? क्या वो अलग खिचड़ी पकाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या वो विपक्ष जो पहले से बिखरा हुआ है उसमें और बिखराव ला रहे हैं? संजय सिंह की पार्टी आम आदमी पार्टी तो सर्वदलीय बैठक में शामिल हुई थी जो सरकार की तरफ से बुलाई गई थी। उसमें भी संजय सिंह बीच में निकल कर आ गए थे। उन्होंने कहा कि पेगासस, महंगाई, इन तमाम मुद्दों की बात हो रही थी। किसानों को एमएसपी दिलाने की बात मैंने कही कि 3 कृषि कानूनों को लेकर जिस ढंग से सरकार वापसी कर रही है उस पर हो हल्ला मचाने की बात कही, तो उनको रोका गया, टोका गया, बोलने नहीं दिया गया। उनका कहना है कि खुद उन्हीं के साथी जो दूसरे दल हैं राज्यसभा में भी बोलने नहीं देते, तो इसलिए वो नाराज है। क्या ये नाराजगी यहीं तक सीमित है? क्या ममता बनर्जी और केजरीवाल खुंदक की राजनीति कर रहे हैं? उन्हें कांग्रेस से खुंदक है ममता बनर्जी को? क्या इसलिए राहुल गांधी से खुंदक है? क्या इसलिए दिल्ली आती हैं, सोनिया गांधी से नहीं मिलती, उनसे एक सवाल पूछा जाता है तो उखड़ कर कहती हैं कोई संवैधानिक बाध्यता है क्या, जब भी मैं दिल्ली आऊं तो सोनिया गांधी से मिलना है? 3-4 महीने पहले तो आप खूब गले मिल रही थी, गलबैयां हो रही थी, विक्ट्री का निशान दिखाया जा रहा था, राहुल गांधी से भी मुलाकात हो रही थी। अब अचानक क्या हो गया? तो पहले टीएमसी की राजनीति समझने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर टीएमसी को लगता है, ममता बनर्जी को लगता है कि बंगाल उनके लिए छोटा पड़ने लगा है और उनको विस्तार करना चाहिए। विस्तार वो त्रिपुरा में कर रही हैं। हालांकि 334 नगर परिषद के जो चुनाव हुए म्युनिसिपैलिटी के, उसमें 329 सीटें बीजेपी ले गई, ममता के हाथ में सिर्फ 1 सीट आई। गोवा में वो विस्तार कर रही हैं। फिलोरियो जो कि कांग्रेस के नेता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। मेघालय में 12 कांग्रेस के विधायकों को पार्टी में शामिल कर लिया। असम में सुष्मिता देव को पार्टी में शामिल कर लिया। कीर्ति आजाद को बिहार के अंदर, अशोक तंवर को हरियाणा में शामिल कर लिया। कमलापति त्रिपाठी के पोते पड़पोते को उत्तर प्रदेश में शामिल कर लिया। कांग्रेस कह रही है ये फूके हुए नेता हैं, फूके हुए कारतूस हैं, इनको लेके भी चली जाएंगी तो क्या फर्क पड़ेगा। ममता को लगता है कि नए सिरे से पार्टी का गठन करना है तो दूसरे दलों के नेता बुलाने पड़ेंगे और कांग्रेस टूट फूट के दौर से गुजर रही, तो इसमें थोड़ी सी टूट फूट और कर दी जाए, एक आध ईंट और चुरा ली जाए, क्या फर्क पड़ता है। टीएमसी की खुंदक ये है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रही, बीजेपी के मुकाबले करने के लिए रणनीति नीति नहीं बना रही, आक्रामक हमलावर अंदाज नहीं अपना रही और समय निकलता जा रहा है। लेकिन इसके पीछे ममता बनर्जी को लगता है कि अगर वो पार्टी का विस्तार करती हैं, त्रिपुरा निकाल लेती हैं विधानसभा चुनाव में, जो आज की तारीख में बेहद मुश्किल लगता है, गोवा में कुछ हासिल करती हैं, तो विपक्ष के नेताओं की नजर में वो एक मजबूत नेता हो जाएंगी, वो धुरी बन सकती हैं 2024 में। 2024 में कुछ समय पहले कहा जा रहा था कि मोदी के मुकाबले कौन, कहा जा रहा था संयुक्त विपक्ष। अब मोदी के मुकाबले कौन, विपक्ष के 2 नेता आपस में ही तलवारें लटका रहे हैं, चला रहे हैं कि मैं नेता, मैं ये नेता। जैसे क्वालिफाई वाला दौर होता है ना, कि जो फाइनल में एक आदमी पहुंच गया है, मोदी जी पहले से पहुंचे हुए हैं, और सेमीफाइनल में 2 टीमों के बीच में टकराहट है, जिसमें से जो जीतेगा वो फाइनल में मोदी जी से भिड़ेगा। तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों क्या इस भूमिका में नजर आ रहे हैं? ममता को लगता है कि वो विपक्ष की धुरी बन सकती है। ममता को लगता है कि जगनमोहन रेड्डी, केसीआर, डीएमके के स्टालिन, उद्धव ठाकरे, ये सारे नेता ठीक हैं, अपनी जगह हैं, क्षेत्रीय दल हैं इनके, लेकिन इनको हिंदी नहीं आती, इनकी महत्वाकांक्षा नहीं है, इनका प्रचार प्रसार इतना नहीं है व्यापक, इनकी विस्तार उतना नहीं है। लेकिन और जितना विस्तार ममता कर सकती है, बंगाल में बीजेपी को परास्त करने के बाद लगातार 3रा विधानसभा चुनाव बढ़ी हुई सीटों से जीतने के बाद ममता को लगता है कि पूरे देश भर में उनकी हुंकार है, दीदी के नाम से जानी जाती हैं, शेरनी के नाम से जानी जाती हैं, तो बंगाल टाइगर्स के नाम से जानी जाती हैं, तो वही मुकाबला कर सकती हैं। इसलिए स्वीकार्यता चाहिए। उनको लगता है कि कांग्रेस टूटी फूटी है, कांग्रेस को नए सिरे से अपना भवन, अपनी इमारत खड़ी करनी है। 2024 तक वो ये काम कर नहीं पाएंगी। जैसा स्लो पेस से काम चल रहा है तो अंत में वो ही सामने आएंगी।
दूसरी बात है कि ममता को अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो ममता को लगता है कि गोवा में अगर वो कांग्रेस के मुकाबले हैं, बीजेपी के मुकाबले हैं, तो के केंद्रीय स्तर पर वो कांग्रेस से हाथ मिला रही हैं। इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए। ऊपर तक, नीचे तक ये मैसेज जाना चाहिए कि वो कांग्रेस के विरोध में है। ममता की नीति, रणनीति कितनी कामयाब होगी ये नहीं कह सकते, लेकिन केजरीवाल को भी लगता है कि दिल्ली से विस्तार होना चाहिए। पहली बार भी आपको ध्यान हो, जब विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को पटखनी दी थी, तो 2014 में वो मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाराणसी चले गए थे। उन्हें मालूम था हार होगी, फिर भी चुनाव लड़े, क्योंकि वो स्टैब्लिश करना चाहते थे कि देखिए मैं ही विपक्ष का असली नेता हूं, मुझ में ही मादा है मोदी जी से मुकाबला करने का। दूसरे नंबर पर आए भी वो। अब पंजाब में वो जोर लगा रहे हैं, उत्तराखंड में जोर लगा रहे हैं, गोवा में जोर लगा रहे हैं। उनको लगता है कि वहां कामयाबी मिल गई, पंजाब हाथ में आ गया तो एक बड़ा स्टेट उनके हाथ में आ जाएगा। और वो भी ये मैसेज देना चाह रहे हैं आम वोटर को कि वो कांग्रेस के विरोधी हैं। ऐसा नहीं जाए आम वोटरों में, या बीजेपी इस तरह का प्रचार प्रसार करने में कामयाब नहीं हो जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में हाथ मिलाए हुए हैं। यहाँ देखिए एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में जब संसद होती है तो मिलकर हमारा विरोध करते हैं, तो ये मैसेज नहीं जाए। गोवा के अंदर एक कहानी ये है कि टीएमसी के मुकाबले केजरीवाल को लगता है कि वो ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं, सत्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि गोवा के अंदर देखिए करीब 65% से ज्यादा हिंदू वोटर है, 25% से ज्यादा क्रिश्चियन वोटर है, मुसलमान मामूली वोटर है। और बीजेपी ये कह रही है वहां पर कि देखिए ममता तो मुसलमानों की पार्टी है, मुस्लिम पार्टी है, यानी हिंदू विरोधी पार्टी है। इसका अप्रत्यक्ष लाभ बीजेपी को तो जो होगा होगा, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष लाभ केजरीवाल को लगता है उनको हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों की बात करते रहे हैं। आपको ध्यान होगा शाहीन बाग वो नहीं गए थे। आपको ध्यान होगा धारा 370 हटाने का फैसला जब मोदी सरकार ने लिया तो उन्होंने आगे बढ़कर समर्थन किया। आपको ध्यान होगा जिस ढंग से वो वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, धार्मिक पर्यटन के लिए योजनाएं बनाते हैं, मुफ्त में धार्मिक पर्यटन के लिए लोगों को भेजते हैं। अब भी बार बार वो कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग राम मंदिर के दर्शन करने जाएं, ऐसी वो व्यवस्था करने वाले हैं। तो इस तरह की राजनीति वो करते रहे हैं, तो उनको लगता है कि दिल्ली के बाहर वो विस्तार करेंगे तो 2024 से पहले उनके और ममता के बीच में मुकाबला होगा। लेकिन चूंकि केजरीवाल हिंदी अच्छी जानते हैं और फ्रीबीज वाली राजनीति अच्छी कर लेते हैं, मुफ्त पानी मुफ्त बिजली वाली राजनीति से उन्होंने उत्तराखंड का चुनाव लड़ने की बात कही है, पंजाब का चुनाव लड़ने की बात कही है, गोवा का चुनाव लड़ने की बात कही है। तो इस तरह की लोकप्रिय राजनीति जो लेफ्ट की राजनीति कभी कहलाती थी, आज की तारीख में बीजेपी भी ये लेफ्ट की राजनीति करती है, कांग्रेस भी करती है, सभी पार्टियां कर रही हैं। तो इनको लगता है कि हम एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं जनता की नजर में। दोनों पार्टियां चाहती हैं कि कांग्रेस को और ज्यादा डिस्क्रेडिट किया जाए, उस कांग्रेस को जिसका 20% कैप्टिव वोट है लोकसभा चुनाव में, 12 करोड़ वोट है। ममता और केजरीवाल 4 बार अगर मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ें तो भी शायद दोनों मिलकर 10 करोड़ से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाएंगे, 4 या 5 बार भी चुनाव लड़ें। लेकिन फिर भी केजरीवाल के यहाँ तो लोकसभा की सिर्फ 7 सीटें हैं, 2 विधानसभा आप जीते, 70 में से 67, 70 में से 62-63, लेकिन लोकसभा की एक भी सीट नहीं निकाल पाए। ममता 42 में से 18 सीटें बीजेपी को दे बैठी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती, जो ममता उससे पिछले वाले 2014 के लोकसभा चुनाव में 34 सीटें जीती थी। अब वो 22 पर टिकी हुई है। लेकिन ममता को लगता है कि 40 सीटें इस बार हो सकता है निकाल ले। गोवा की, नॉर्थ ईस्ट की, असम और नॉर्थ ईस्ट को मिलाकर 25 सीटें आती है, वहां कुछ 4-5 सीटें निकाल ले तो कुल मिलाकर करीब 50 सीटें हो सकती हैं उनकी। उनको लगता है कि 2014 में कांग्रेस की भी तो सिर्फ 44 सीटें आई थी, ममता की 34 सीटें आई थी, तो कितना फर्क है। कुल मिलाकर दोनों नेताओं के बीच में सेमीफाइनल जीतने का मुकाबला चल रहा है। दोनों को लगता है कि जो ये जीतेगा वो फाइनल में मोदी से भिड़ेगा। दोनों को ये लगता है कि अगले 2 साल में कांग्रेस की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। हालांकि 16 विधानसभाओं के चुनाव हैं और इसमें अगर कांग्रेस अपनी स्थिति सुधारती है तो गेम पूरी तरह से बदल जा सकता है। दोनों को लगता है कि वो मोदी को हराने में वही कामयाब हुए हैं, अपने अपने राज्य में बुरी तरह परास्त करने में वही कामयाब हुए हैं। राहुल गांधी इस रूप में कामयाब नहीं हुए हैं। उल्टे जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी का आपस में मुकाबला है, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट, जीतने की जो रेट है वो 92-93% है। राजस्थान में आप कहेंगे कांग्रेस जीती, लेकिन इसका श्रेय तो
राहुल गांधी को नहीं जाता, उसका श्रेय तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत को जाता है। छत्तीसगढ़ में जीत का श्रेय भूपेश बघेल को और कैप्टन अमरिंदर सिंह को। तो बीजेपी भी कह रही थी कि सारा श्रेय उन्हीं का है, पंजाब में राहुल गांधी की कोई भूमिका उस रूप में वहां नहीं रही। तो इस तरह का नैरेटिव बनाने की, इस तरह की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों नेता कि हम है, हम ही मुकाबला कर सकते हैं। ये कांग्रेस के बस की बात नहीं है, राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, सोनिया गांधी के बस की बात नहीं है, प्रियंका गांधी के बस की बात नहीं है, क्योंकि पार्टी की नींव कमजोर है कांग्रेस की, लेकिन हमारी नींव सॉलिड है। हमारी नींव बंगाल में सॉलिड है ममता की, हमारी नींव दिल्ली में सॉलिड है केजरीवाल की, और हम इमारत जो बना रहे हैं उसमें एक खिड़की महाराष्ट्र की लगा रहे हैं, एक खिड़की गोवा की लगा रहे हैं, एक खिड़की त्रिपुरा की लगा रहे हैं, एक खिड़की पंजाब की लगा रहे हैं, एक खिड़की उत्तराखंड की लगा रहे हैं, एक खिड़की हिमाचल प्रदेश की लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहानी इस तरह की क्या बनती नजर आ रही है। बड़ा दिलचस्प है ये देखना। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, इससे बहुत बड़ी राहत बीजेपी को मिल रही है। विपक्ष पहले से ही टूटा हुआ था, अब बीजेपी में और ज्यादा अब विपक्ष में और ज्यादा बिखराव है, और जब जब जो बिखराव रहेगा तब तक बीजेपी आसानी से चुनाव जीतती रहेगी। अब प्रशांत किशोर कहने को कहते रहे कि बीजेपी है ही क्या, 33% वोट है, 67% तो खिलाफ है, लेकिन भाई साहब 67% कभी एक होने वाला है नहीं। अब तो और जैसा आशंका, संभावना, जो भी शब्द का आप इस्तेमाल कर लें, और ज्यादा होने की सूरत नजर नहीं आ रही। पहले ही इतने मतभेद थे, अब नए सिरे से कुछ मतभेद और बढ़ गए हैं। तो पुराने मतभेदों को कब सुलझाया जाएगा? पहले तो नए मतभेदों को सुलझाया जाएगा, उसी में वक्त जाया हो जाएगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।